दोस्तों, आज के वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरा एक स्टूडेंट 2 दिनों पहले मलेशिया के सफ़र पे रवाना हुआ था। मलेशिया तो वो खैरियत से पहुंच गया, लेकिन इंडिया के एयरपोर्ट पे उससे 6,000 रुपये लिए गए। मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ। और ऐसा अक्सर ऐसे लोगों के साथ में होता है जो लाइफ में पहली मर्तबा प्लेन से यात्रा कर रहे हैं या जो लाइफ में पहली मर्तबा विदेश जा रहे हैं। तो देखो, एक बात आप लोग याद रखो। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा जो मेरे स्टूडेंट को पेनल्टी लगी है, क्योंकि उसका जो टिकट था उसमें सिर्फ 7 kg की उसको परमिशन थी, वो भी हैंड बैग, और 2-4 किलो उसमें बढ़ गया था। तो देखो, जब भी आप टिकट बुक करते हो ना, तो जो सस्ते वाली फ्लाइट्स होती है, जैसे एयर एशिया है, वियत जेट एयर है, थाई लाइन है, ऐसे ही ये जो है जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस है। अब ये एयर इंडिया एक्सप्रेस, वियत जेट एयर, ऐसे ही जो है एयर एशिया वगैरह वगैरह, जितनी भी सस्ते वाली एयरलाइंस होती है ना, इसके अंदर हर चीज़ के लिए वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूल करते हैं और उनकी वही कमाई होती है। अब इसमें सस्ता टिकट आपको जब वो दे रहे हैं ना, तो वहीं पे एक ऑप्शन होता है। अभी जैसे इसी एयरलाइन के अंदर मेरा जो है चेक इन लगेज भी है 20 किलो, और मेरे पास में 10 किलो का अपना जो लैपटॉप बैग है, उसमें भी मैंने खाने पीने का बहुत सारा सामान भरा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जब भी विदेश यात्रा करता हूँ तो बहुत सारा खाने पीने का सामान अपने साथ में लेकर जाता हूँ। तो ये जो एयरलाइन है, अब मैंने टिकट तो सबसे सस्ते वाला बुक किया। अब सस्ते वाला बुक करने के बाद में भी फिर मुझे जो है चेक इन लगेज कैसे मिला? तो देखो, चाहे आप एयर एशिया से किसी से भी बुक करो, ये लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा उसके चार्जेस लेते हैं, या तो 1200 रुपये, 1000 रुपये। 1200-1000 रुपये में आपको जो है 20 किलो लगेज का आपके लिए जो है ना ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो हमेशा याद रखना, टिकट बुक करते वक्त में वहाँ पे ऑप्शन आते हैं। और अगर आपको जो है लगेज नहीं ले जाना है चेक इन में, हैंड लगेज है आपके पास में, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है उसी में बुक करो। अब अगर मान लो, मिसाल के तौर पे, जैसे एयर एशिया में 7 किलो की परमिशन होती है, और ऐसे ही ये एयर इंडिया एक्सप्रेस के अंदर 10 किलो की होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, आधा किलो भी अगर बढ़ गया, 2-3 किलो भी बढ़ गया ना, तो मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है कुआलालंपुर के एयरपोर्ट के ऊपर। मेरे पास में जो है, मैंने उस टाइम पे टिकट बुक किया था, सिर्फ जो हैंड बैग होता है बस उसी का टिकट मेरे पास में था। और मुझे इमरजेंसी में इंडिया आना था, मेरे नाना का जिस टाइम पे इंतकाल हो गया था। तो मैं मलेशिया से निकला, और मुझे क्योंकि वाया वाया आना था, तो मलेशिया से जो है एयर एशिया, उस टाइम पे डायरेक्ट जो है इंडिया के लिए कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मुझे आना था मुंबई को। तो मैंने क्या किया, कुआलालंपुर से ही मैंने बैंकॉक के लिए फ़्लाइट बुक किया एयर एशिया की। और आपको बता दूं, ऐसा वाया वाया जब आप जाते हो, वो मुझे पड़ी सिर्फ 1500 रुपये में। अब 1500 रुपये में कुआलालंपुर से बैंकॉक, और बैंकॉक से जो है मुंबई के लिए आपको टिकट अवेलेबल है 7,500 रुपये की, 7,000 रुपये की, 6,000 रुपये की उस टाइम पे। तो 8,000 रुपये तक मैं मुंबई पहुंच गया, यानी मेरी जो टोटल टिकट थी। लेकिन कुआलालंपुर एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने क्या किए, मुझे रोके, जो एयरलाइन वाले होते, और उन्होंने कहा कि आपका जो हैंड बैग है वो 3 किलो ज़्यादा है। तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला भाई 10 किलो तक तो होता है। उन्होंने कहा कि 10 किलो हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे 7 किलो की परमिशन है। अब देखो, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। और वो जो 3 किलो था, अब आप अंदाज़ा लगाओ, जो 8,000 रुपये में मैं कुआलालंपुर से मुंबई तक पहुँच रहा हूँ, उससे ज़्यादा पैसे जो है वो 3 किलो के लिए मुझे मांगने लगे, उससे ज़्यादा पैसे। अब उन्होंने क्या किया, 3 किलो के लिए मुझे बोले कि आपको जो है 1-1 किलो के 2200 रिंगिट, यानी मेरा रिटर्न टिकट आ जाता उतने के अंदर। तो मैंने उनको कहा ठीक है, मैं वहाँ से पीछे हट गया, और मेरे आगे जिनका नंबर था मैंने उनको आगे बढ़ा दिया। और उसके बाद मैं गया वॉशरूम में, और वहाँ जाने के बाद मैंने अपने उसी हैंडबैग में से मेरे पहनने के जितने भी कपड़े थे वो निकाला, और उसको मैंने पहन लिया। पहनने के बाद वो सारे कपड़े मेरे बदन पे आ गए, और बदन पे आने के बाद में जो मेरा हैंडबैग था उसका वजन हो गया कम। उसमें मेरा जैकेट भी था, उसके अंदर मेरे बहुत सारे बनियन भी थे, उसके अंदर मेरे जो है और दूसरे जितने भी कपड़े थे, मैंने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सारे कपड़े पहन लिया। अब उसमें बचा खाली मेरा लैपटॉप और कुछ ज़रूरी सामान। जब वो लेकर मैं वहाँ पे पहुँचा, तो अब मेरे बैगेज का जो वज़न था वो 6 किलो रह गया। वो सब देखते हक्के बक्के रह गए कि मेरा सारा सामान कहाँ चला गया।
और वो समझ गए कि मैंने जो है वो सारे कपड़े पहन लिया हूं बोलकर, लेकिन वो आपको कुछ नहीं बोल सकते उस कंडीशन में, क्योंकि कपड़े आपने पहने हुए हैं बदन के ऊपर। तो ये सिचुएशन के अंदर ना आप उनका कोई रूल ब्रेक कर रहे हो, ना ही आप जो है कोई वायलेशन कर रहे हो किसी किस्म का, जो एयरपोर्ट का या फिर एयरलाइन टिकट का कोई रूल होता है उसको भी आपने वायलेट नहीं किया, और आपको पैसे भी नहीं देना पड़े, और आसानी के साथ में जो है आपके 8 से 10 हज़ार रुपये बच गए। देखो ये तरीका होता है। अब वो मेरे स्टूडेंट को पता नहीं था, उसी टाइम पे अगर वो कोई मैसेज वगैरह करता ना, तो मैं उसकी इस लाइन से जो है थोड़ी सी रहबरी कर देता था, मगर मुझे जब पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ। तो मुद्दे की बात यहां पर यह है, एयर एशिया हो, कोई भी एयरलाइन से अगर आप टिकट बुक कर रहे हो, तो वहां जो ऑप्शन होता है वो देखो आप। जो चेक इन लगेज का जो ऑप्शन होता है वो आपको 1000-1200 रुपये में मिल जाता है, जिसमें आप अपना 20 किलो का लगेज चेक इन में डाल सकते हो। एक ऑप्शन तो ये। दूसरी चीज, एयर एशिया वाले जो है ना, वो एयरपोर्ट के ऊपर, यानी उनका अपना एक माप बना हुआ होता है, और वो आपका हर हर बैग जो है ना वहां चेक करते हैं उसके अंदर रखकर। वो उससे आधा इंच भी अगर बड़ा है तो ये कंडीशन में, ये सिचुएशन के अंदर जो है वो अननेसेसरी के आपको चार्जेस लगाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, ये उनकी कमाई है, इसी से वो लोग पैसे कमाते हैं। वो आपको फ्री का पानी भी नहीं देते हैं। अब हमारे यहाँ पे भी जो सस्ती एयरलाइन है, यानी इस तरह की जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट वगैरह, कम से कम वो लोग पानी तो देते हैं। ये लोग पानी भी नहीं देते हैं आपको, ये याद रखो आप। वो बोलते हैं पानी भी बॉटल में लो, ये जग लेके जो है फ्री में, मुफ्त में, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमको आदत है होटल के अंदर बैठे कि 5 उंगलियों में 5 जो है ग्लास लेके आया, उसने धन बोल के रख दिया टेबल पे, और उसके बाद में रंजन में से पानी लाके डाल दिया वो ग्लासों के अंदर। तो हम अपने बाप दादा के जमाने से वैसा ही पानी पीते आ रहे हैं, और सेम हमारी एयरलाइन में भी पानी वैसे ही बांटा जाता है। अभी मैं इंडिगो से वापस आ रहा था एक मुल्क से, मैंने देखा वो पूरे तश्त के अंदर गिलास भरे भरे हुए हैं पानी के, और वो लेके घूम रहे हैं, बांट रहे हैं सबको, जैसे शादी में हमारे यहाँ शरबत के गिलास बांटते हैं। तो मगर ये जो एयरलाइंस है ना, चाहे एयर एशिया हो, वियतजेट एयर हो, या थाई लाइन हो, और उसके अलावा और भी जितनी भी सस्ते वाली एयरलाइंस है, उसके अंदर बॉटल मिलती है पानी की, खरीदो बोलते हैं वो। यहाँ फ्री में जो है, ये कोई अपने गांव की शादी नहीं चल रही है जिसके अंदर फ्री का पानी तुमको पीने के लिए मिलेगा। बॉटल खरीदो और पानी पियो, प्यास लगी है तो। देखो ये इस तरह से जो है ना, वो लोग इंतहाई दर्जे के प्रोफेशनल लोग होते हैं। उनके यहाँ पे रत्ती बराबर भी रहम नहीं होता है। रूल्स मतलब रूल्स, ऐसा उनका तरीक़ाकार होता है। तो इसके लिए वो लोगों की यही कमाई होती है कि भाई वो खाली पकड़ में आपको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि लैपटॉप का जो बैग होता है, अगर आपका 7 kg का है, तो वो लैपटॉप का जो बैग होता है ना, उसी में थोड़ा सा बड़े टाइप का भी बैग आता है। मुझे किसी ने गिफ्ट भेजा था तमिलनाडु से, हमारे किसी स्टूडेंट ने, तो मैं वही बैग इस्तेमाल करता हूँ जहाँ पे भी मुझे जो है जाना है, क्योंकि वो बैग इतना बड़ा है, उसमें लैपटॉप तो एक कोने में आ जाता है, उसके अलावा बाकी मेरे पूरे कपड़े और सामान वगैरह उसके अंदर जो है आसानी से आता है। और अगर मुझे चेक इन बैग ही लेना है, तो मैं फिर जो है चेक इन बैग अपने साथ में जो है अच्छा खासा जो ट्रॉली टाइप में होता है तो कैरी करता हूँ, वरना तो नॉर्मली वो मेरे लिए इनफ है, वो मेरे लिए काफ़ी होता है। आप लोगों को भी मेरा सजेशन यही है कि वो आपके बैग में क्या ऐब निकालेंगे, उसमें आधा इंच बड़ा है, पौना इंच बड़ा है, आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। आप उनके साथ हुज्जत नहीं कर सकते, और आपको उतने पैसे आप अफसोस करोगे कि अरे यार, इसकी बजाय मैं जो है महंगे वाली फ्लाइट बुक करता तो फ़ायदे में रहता था, मैंने सस्ते पैसे बचाने के चक्कर में किया, और देखो ये लोगों ने तो मेरे से 6000 रुपये ले लिए। ये काफ़ी तकलीफ देने वाली बात है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखो। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ जो है ना, दूसरी चीज़, एक तो बैगेज और लगेज का मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो चीज़ है वो है वीज़ा से रिलेटेड। अब देखो ये जो कंट्रीज़ है, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, और जो भी कंट्री में और आपको वीज़ा नहीं लगता है, लेकिन मैं मलेशिया, थाईलैंड की हद तक आपको बता दूं, ये मुल्कों में अगर आप जा रहे हो तो कम से कम आपकी वहाँ पे होटल बुकिंग होना चाहिए, या फिर वहाँ पे आप कहीं जहाँ पे भी आप क़ियाम कर रहे, जैसे कि आप किसी काम वगैरह के सिलसिले में जा रहे और आपका वहाँ पे जो है कोई होस्ट है, उसके डिटेल्स आपको इमिग्रेशन वालों को बताना ज़रूरी है।
मैंने मलेशिया में देखा हूं वो इंतहाई यानी इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट लोग हैं वो कि वो एक एक दिन की आपकी पूरी आइटनरी चेक करते हैं। अगर आपके पास में बुकिंग वगैरह नहीं, क्योंकि हम लोगों को खास तौर पे स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका वगैरह ये सारे मुल्कों के लोगों को इंतहाई बारीक बीनी से वो सारी चीजें जो है चेक करते हैं। अगर हमारा एक दिन की भी होटल बुकिंग नहीं रहेगी या हमारी रिटर्न टिकट नहीं रहेगा ना, तो उसके अंदर फिर वो हमको साइड में कर देते हैं। तो इसके लिए देखो, स्पेशली मैं मलेशिया के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुल्कों में हमको वीज़ा नहीं लगता है। 1 महीने का वीज़ा मलेशिया में भी नहीं लगता है, थाईलैंड में भी नहीं लगता है। लेकिन कम से कम ये चीज़ें आपके पास में होना ज़रूरी है, इसका आपको ख्याल रखना है। अब जो देशों में वीज़ा लगता है, जैसे चाइना है, चाइना के अलावा वियतनाम है, उसकी इसी तरह से अब ये जो देश है, जिन देशों के अंदर आपको वीज़ा लगता है, तो ये देशों में कुछ बातों को आप याद रखो। जैसे वियतनाम का वीज़ा जो है आपको ऑनलाइन मिल जाता है, मगर चाइना का जो वीज़ा है ना, वो आपने कम से कम 1 महीना पहले अप्लाई करना चाहिए। और साउथ कोरिया मैं कहूँगा 2 महीने पहले अप्लाई करना। साउथ कोरिया की कॉन्सुलेट को गलती से भी कभी कॉल मत करना ये पूछने के लिए कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, मेरा प्रोसेस कहाँ तक आया। उनके रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और इसी तरह से दुनिया के किसी भी देश के आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो, कम से कम महीना भर पहले करोगे, 1.5 महीना 2 महीने पहले करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और वीज़ा आपके पास में जब आ जाता है, उस देश का वीज़ा आपको मिल जाता है, तो ध्यान से तवज्जो से उनके रूल्स रेगुलेशंस पढ़ो। क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में, अभी जैसे मैं आपको मलेशिया की ही मिसाल देता हूँ, वहाँ पे अगर आप अचार भी लेकर जाओगे और कुछ खाने पीने के हमारे यहाँ से मसाले भी लेकर जाओगे, तो वो भी उनके यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट के अंदर आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मुल्कों के लाइन से होती है। तो इसलिए याद रखो, ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताया हूँ वीज़ा से रिलेटेड, और ऐसे ही जो है टिकट से रिलेटेड, और ऐसे ही लगेज वगैरह से रिलेटेड। तो आपने ध्यान रखना, तवज्जो रखना। और एक चीज़ मैं आखिरी में बता देता हूँ कि आपका जो चेक इन लगेज है, उस लगेज के अंदर अपना लैपटॉप गलती से मत रखना, उसके अंदर अपना चार्जर गलती से मत रखना, उसके अंदर आपके पास में पावर बैंक होगा वो गलती से भी मत रखना। इलेक्ट्रॉनिक किसी भी किस्म का कोई भी चीज़ जो है आपने अपने जो चेक इन लगेज है आपका, उसके अंदर आप ना रखें तो बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे, यानी तकरीबन हर मुल्क के अंदर ये जो चीज़ें हैं, लैपटॉप, पावर बैंक और आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक बहुत सी चीज़ें जो है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड है। यानी आपको यहीं पर, अगर आपके चेक इन लगेज के अंदर आप डाल देते हो और वो अगर उसके अंदर उनको एक्सरे मशीन में दिखाता है, या तो फिर वो आपको बुलाएंगे और वो सारा सामान निकाल के आपको हैंड बैग में डालने लगाएंगे। और नहीं, टाइम कम है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप प्लेन में बैठ गए और आपका बैग जो है वो आपके पीछे यहीं पे छूट गया। ऐसा हो सकता है आपके साथ में। तो इसके लिए बहुत एहतियात से आप सफ़र करें, एहतियात से आप जो है यात्रा करें, ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत और तकलीफ ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।